दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काठमांडू से फ़्लाइट IC814 का डिपार्चर 4 बजे होता है दिल्ली के लिए, जिसको 5:50 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है। मगर वो फ़्लाइट के पैसेंजर 8 दिन तक दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं और उसी फ़्लाइट में 16C सीट के ऊपर एक रहस्यमय पैसेंजर होता है जिसकी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की जाती है लास्ट मोमेंट तक। तो वो पैसेंजर कौन था और उस फ्लाइट में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट टेक ऑफ करती है शाम को 4 बजे 24 दिसंबर 1999 को। ये फ़्लाइट को 5:50 पे शाम को 1 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट करके फ्लाई करके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था। तो बट ये फ़्लाइट वहाँ से अमृतसर, लाहौर, दुबई, कांधार होते हुए उसके पैसेंजर्स 31 दिसंबर 1999 को शाम तक दिल्ली पहुंच पाते हैं। तो वो 8 दिन क्या हुआ उनके साथ, उसके बारे में हम आज के एपिसोड में डिटेल में बात कर रहे हैं। दरअसल ये फ़्लाइट को हाईजैक किया जाता है और बड़े बड़े सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करके ISI के द्वारा, पाकिस्तान स्पाई एजेंसी के द्वारा इसको हाईजैक किया जाता है और पूरा प्लानिंग के साथ इसके बदले में रैंसम मोटा मांगा जाता है। 36 उग्रवादियों को रिहा करने की प्लानिंग थी और इसके बाद 200 मिलियन US डॉलर की डिमांड रखी गई थी, जिसको बाद में हटा दिया गया। तो 36 उग्रवादियों को जो रिहा करने की डिमांड थी, उसको नेगोशिएशन करने में नेगोशिएट करते करते 36 से 5 उग्रवादी और उसके बाद फाइनली 3 हार्डकोर टेररिस्ट को छोड़ा जाता है। 155 पैसेंजर्स को जब रिहा करवाया जाता है फाइनल लैंडिंग में जो पहुंचते हैं, और उसमें एक कैजुअल्टी भी होती है। तो सिलसिला ये होता है, 4 बजे जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है शाम को, तो 4:43 पर जब फ़्लाइट इंडियन एयर स्पेस में पहुंचती है तो 5 उग्रवादी जो सब पाकिस्तान नेशनल थे और जिन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर, तो वो सब पांचों उग्रवादी जो पाकिस्तान के ही सिटीजन्स थे, उनके द्वारा ये प्लेन को हाईजैक किया जाता है और वो काबुल ले जाने की जिद कर रहे थे फ़्लाइट को। बट जो देवी शरण जी फ़्लाइट के कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि फ़्लाइट में इतना फ्यूल नहीं है कि हम काबुल तक लैंड कर सकें, पहुंच सके काठमांडू से, और इसको रिफ्यूलिंग कराना पड़ेगा। इसके लिए इमरजेंसी में इसको अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। बट जो गलती होती है कुछ हमारे स्पाई एजेंसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कि इसको टाइम लैग किया जाता है, टाइमली चीज़ें नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट अमृतसर से फिर वापस टेक ऑफ हो जाती है। इसको अमृतसर पर कंट्रोल किया जा सकता था अगर NSG कमांडो वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाते, बट वो कमांडोज़ वहाँ दिल्ली से ही अमृतसर तक नहीं पहुँच पाए टाइमली। तो फाइनली ये अमृतसर से फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और इसको क्रैश लैंडिंग, मे डे लैंडिंग अमृतसर पे किया जाता है, बिकॉज फ्यूल ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने बहुत कोशिश की कि अमृतसर पर लैंड ना हो पाए, बट मे डे करते हुए इसको वहाँ पर हार्ड लैंडिंग की जाती है और वहाँ पर इसकी रिफ्यूलिंग की जाती है, बिकॉज पाकिस्तान नहीं चाहता था किसी भी तरह से उनके एयर स्पेस में और उनके सिटी में ये प्लेन ज़्यादा टाइम तक रहे, बिकॉज इसमें जो भी प्लानिंग थी वो पाकिस्तान और उनकी स्पाई एजेंसीज़ के द्वारा ही क्रिएट की गई थी। तो वहाँ से ये फ़्लाइट फ्यूलिंग करने के बाद ये दुबई के लिए उड़ता है। एक्चुअल में तो ये वहाँ से ये काबुल जाना चाहते थे, बट काबुल पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी और 10:30 बज चुके थे रात के। तो इसको दुबई एयरफोर्स स्टेशन पर उतारा जाता है और वहाँ पर भी एक कोशिश की जाती है कि पैसेंजर्स को रिहा किया जाए, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तब तक एक्टिव हो चुका होता है। जो उस टाइम के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उनके द्वारा काफ़ी कोशिशें की जाती हैं और अमेरिकन
एजेंसीज़ की भी हेल्प ली जाती है, बट वहाँ पर सिर्फ 27 पैसेंजर जिसमें लेडीज़ और बच्चे होते हैं, और रुपेन कत्याल जिनको स्टैबिंग करके उग्रवादियों द्वारा जो हाईजैकर्स थे उनका मर्डर किया जा चुका होता है, उनकी डेड बॉडी को वहाँ उतारा जाता है। और फाइनली अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे के बाद वो फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करके उसको कांधार ले जाया जाता है। कांधार एक सेफ जोन था उस टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का शासन था, और जो उग्रवादी थे, जो हाईजैकर्स थे, उनको भी मालूम था कि वहाँ पर इंडियन स्पाई एजेंसीज नहीं पहुँच सकेंगी, उनके कमांडोज नहीं पहुँच सकेंगे। तो वहाँ पर फ़्लाइट को रखा जाता है और नेगोशिएशन शुरू हो जाती हैं। इनिशियल नेगोशिएशंस में 36 हार्डकोर जो टेररिस्ट होते हैं इंडियन जेल के अंदर, उनकी रिहाई की डिमांड की जाती है और 200 मिलियन यूएस डॉलर की डिमांड की जाती है। तो जिसको नेगोशिएट करते करते जो तालिबान थे जिनके कंट्रोल में था, तो उन्होंने भी नेगोशिएशन में मदद की, कोऑर्डिनेट किया, और उनके द्वारा ये जो कैश की डिमांड है उसको ड्रॉप किया जाता है। और इंडियन एजेंसीज नेगोशिएट करते करते कि 36 के बजाय हम आपको 5 उग्रवादी छोड़ेंगे, बट फाइनली इसके बदले में जो सेटलमेंट होती है 31 तारीख तक, वो सेटलमेंट ये होती है कि हम 3 हार्डकोर टेररिस्ट को रिहा करेंगे। तो इसमें जो भी गलती होती है, जो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेकल, कि कौन रिस्पॉन्सिबल था इसको कंक्लूड करवाने में या इंडियन गवर्नमेंट को झुकाने में। तो ये सब होता है, और इन जो पैसेंजर्स होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, और उनके साथ बड़ा ही अमानवीय सलूक किया जाता है वहाँ पर फ्लाइट के अंदर। जो उनका खाना पीना और सब कुछ, सैनिटेशन में भी उनको सब दिक्कतें थी फ़्लाइट के अंदर, क्योंकि 8 दिन तक फ़्लाइट में ही रहना और सोना और खाना पीना सब कुछ वहीं होना था, और वो दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द फ्लाइट, वो बाहर नहीं जा सकते थे। और ये सब ऑर्डर चल रहा था, और इधर से नेगोशिएशंस भी ऑन हो गए थे, और जो प्रेशर था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट झुकी, वो प्रेशर था इंडियन पब्लिक का। इंडियन पब्लिक जो जिनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उस फ्लाइट के अंदर थे, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा था, क्योंकि जब पीएम हाउस 7 रेस कोर्स पे रोज़ एजिटेशन होते थे जिसको फ्यूल किया जाता था उस टाइम की अपोजिशन के द्वारा। उस टाइम की अपोजिशन में जिसमें सीपीआई, सीपीएम, ये सब अपोजिशन थे, बिकॉज टीएमसी जो थी वो तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थी, और अजीत कुमार पांजा उस टाइम पर स्टेट मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स में, और जसवंत सिंह जी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, और वो ही पब्लिक को हैंडल कर रहे थे। बट पब्लिक का आउटक्राई काफ़ी ज़्यादा था, और पब्लिक तो यहाँ तक डिमांड कर रही थी कि आप जो मांगते हैं उनको दे दीजिए, कश्मीर मांगते हैं कश्मीर दे दीजिए, बट हमें हमारे पैसेंजर्स घर पे ला के दीजिए। तो ये प्रेशर था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फाइनली झुकना पड़ा, वाजपेयी गवर्नमेंट को, और उनको 3 हार्डकोर टेररिस्ट को रिहा करना पड़ा। उसमें एक टॉप टेररिस्ट मसूद अज़हर, जो जिसने बाद में ज़ख्म दिए कंट्री को, और उसको भी रिहा किया गया, जिसकी वजह से जैश ए मोहम्मद आने वाले टाइम में खड़ा हुआ। पठानकोट हुआ, बालाकोट हुआ, मुंबई 2008 में जो अटैक हुए वो हुए, और इस तरह से कई और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की गई। बट इंडियन गवर्नमेंट को उनको रिहा करना पड़ा, और फाइनली जो साल का एंड था 1999 का, वो एक सैड नोट के साथ हुआ। वाजपेयी जी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 25 दिसंबर का, वो भी सब ख़त्म किया गया, और उस टाइम पर चीफ नेगोशिएटर थे आज के हमारे एनएसए अजीत डोवाल, जो कांधार में हाईजैकर के साथ फुल नेगोशिएट कर रहे थे, और उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया कि हमारे पैसेंजर्स टोटली सेफली वापस आ सकें। और फाइनली जसवंत सिंह जी तीनों टेररिस्ट को लेकर कांधार गए, उनको हैंडओवर किया, और तालिबान को
जो भी उनको फ्यूल का या उनका चार्जेस थे वो उनको पे किए और सारे पैसेंजर्स को 2 चार्टर्ड प्लेन में 31 दिसंबर 1999 को वापस लाया गया। तो नटशेल में ये जो एपिसोड हुआ था कांधार का, इसमें ब्यूरोक्रेसी की फेलियर थी, लैक्सिसिटी थी, उनकी तरफ से ढीलापन था और टाइमली डिसीजन नहीं लिए गए, जिसकी वजह से ये एपिसोड 8 दिन तक खिंचा। और इसके अलावा इंडियन पब्लिक जो थी वो भी उस टाइम की वो काफ़ी इमोशनल हो गई और उनकी वजह से भी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो ये इस तरह के एपिसोड कहीं और जगह भी होते हैं। आज हम गाज़ा में भी, इटली वहाँ पे भी, इज़राइल में भी देख रहे हैं कि गाज़ा में उनके बंधक हैं और वो कितने टाइम से अक्टूबर से होस्टेजेस हैं, बट वहाँ में भी पब्लिक इसी तरह से आउटक्राई कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो मैसेजेस पब्लिक को अगर स्ट्रांग रहेगी तो उग्रवादियों को फाइनली झुकना पड़ेगा, बट अगर पब्लिक वीक होती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आइए जानते हैं आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स पे।